अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे मौसमी तब्दीली और ख़ास तौर पर मौसम के तब्दील होने के साथ जो जो बीमारियां जन्म लेती हैं। ख़ास तौर पर जैसे कि पहले खुश सर्दी पड़ रही थी, उससे बीमारियां फैल रही थी। अब मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो इसकी वजह से बच्चे बूढ़े हर कोई बीमार हो रहा है। तो हम लोग डॉक्टर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जब इस तरह की बीमारियां आती हैं, इस तरह के पेशेंट्स उनके पास आते हैं, तो उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए। तो हम डॉक्टर से बात करते हैं। तो अभी मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, डॉक्टर इरफान मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करूँगी। डॉक्टर साहब, यकीनन आपसे ये जानना चाहूँगी, बारिशें तो शुरू हो गई हैं, लेकिन इन बारिशों से पहले एक वो सिलसिला जारी था कि कोई बीमार हो रहा है, किसी को खांसी ज़ुकाम, क्योंकि वो एक खुश सर्दी पड़ रही थी। लेकिन अभी सिर्फ बारिशें हो रही हैं, 3 दिन से धूप नहीं निकली, तो क्या वो बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी या उसके लिए धूप का होना भी ज़रूरी होगा? जहाँ तक विंटर सीज़न का ताल्लुक है तो विंटर सीज़न में कुछ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। ख़ास तौर पे ये सर्दियों का मौसम उन अफराद को ज़्यादा नुकसान देता है जो सांस की बीमारियों में मुब्तला हों, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है। इस तरह के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा बच्चे और बूढ़े और प्रेग्नेंट वूमेन, ये 3 हमारे ऐसे लोग हैं जो कि सर्दियों से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। इनमें ज़्यादातर तो फ्लू के साथ प्रेजेंट करते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, गला ख़राब हो जाना, गले में सोजश पड़ जाना। इसके अलावा खांसी बलगम का आना, इसको हम कहते हैं कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी फेफड़ियों का इन्फेक्शन आ जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के साथ लोग प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, अब सर्दियों में जैसे ही जनवरी का महीना शुरू हुआ है, कोविड के मरीज़ भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, कोरोना के मरीज़ भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से कोरोना का फैलाव अब बहुत तेज़ी से इजाफे की तरफ जा रहा है। और जो इजाफा मैं देख रहा हूँ, मुझे डर है कि ये फरवरी के तकरीबन शुरू में ये कोरोना की 5वीं लहर ना आ जाए, क्योंकि पिछले 4 दिनों में अगर आप देखें तो पेशेंट में इजाफा बहुत तेज़ी से है। यानी कि 400 से शुरू हुए थे, 600 और आज 1200 से ऊपर पाकिस्तान में कोविड के मरीज़ हैं। तो ये भी ज़ाहिर बात है, जब सर्दियाँ होती हैं। 1200 सिर्फ फैसलाबाद की बात करें? नहीं, ये पाकिस्तान में ओवरऑल 1200 के करीब हैं। तो इस वजह से जो ओमिक्रॉन जो आया हुआ है, इसकी वजह से भी कोविड में फैलाव बहुत तेज़ी से है। क्योंकि ओमिक्रॉन का एक थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ कि ये सांस की नाली में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, यानी 70 गुना तेज़ी से ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वायरस बनते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। ये एक शख्स से दूसरे शख्स, दूसरे से तीसरे में इसका फैलाव दूसरे जो डेल्टा वेरिएंट है या अल्फ़ा वेरिएंट है या जो ओरिजिनल वायरस था उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक इसका फ़ायदा ये है जो हमारे लिए एक रिलीफ है कि इसमें सीरियस डिजीज़ जो है, जिसमें लंग्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था, जिसमें आईसीयू की ज़रूरत पड़ती थी, वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती थी, वो कम है, क्योंकि ये 10 गुना कम डिवाइड होता है लंग के अंदर। तो इस वजह से फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो इससे कम होगा, जिसकी वजह से जो हमारे आईसीयू और जो एडमिशन है वो रिलेटिवली हमें उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो ये वायरस सर्दी की वजह से ज़्यादा हो रहा है? जहाँ तक इस वायरस का ताल्लुक है तो अभी तक कोई क्लियर कट नहीं आया कि ये किस वजह से होते हैं। हाँ, अगर सूरज की रोशनी हो तो जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं और जो सूरज की रोशनी है वो इसको ख़त्म कर देती है। ये सूरज की रोशनी में मैक्सिमम इसकी हाफ़ लाइफ 1 आवर है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसकी हाफ़ लाइफ 2-3 दिन से भी ज़्यादा हो जाती है, बल्कि जहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर इसकी हाफ़ लाइफ 30 दिन से भी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा फैलाव का सबब ज़्यादा सर्दियों में बन सकता है, लेकिन ये गर्मियों सर्दियों दोनों में ज़्यादा होता है। हाँ, सर्दियों में ये होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्स्ट होता है और इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ये थोड़ा सा हमें आता है। और दूसरा, वायरस के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी कोविड का या ओमिक्रॉन का अटैक हुआ और उसके साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ये मरीज़ को एडमिशन भी करेगा, एमरजेंसी भी हमारी ज़्यादा होंगी और वेंटिलेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा लंग का हिस्सा इससे मुतासर होने का ख़तरा होता है। जैसे कि आपने कहा कि ये जो मौसम है ये ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, जो बड़े होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, तो इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए? हाँ, ख़ासकर बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि बच्चे सर्दी को अब बता नहीं सकते, इस वजह से उनको गर्म कपड़े पहनाएं और कम से कम बाहर लेके जाएं। हमारे अक्सर लोग देखने में आया है कि सर्दियों में बाहर चले जाते हैं और बच्चे आइसक्रीम भी खाते हैं बच्चों, क्योंकि उन्हें सर्दी का बता नहीं सकते। आपने उनकी एहतियात करनी है, आपने उनको गर्म कपड़े पहनाने हैं, आपने उनको गर्म जगह पे रखना है, क्योंकि बच्चों में अगर ये हो गया तो बच्चों में निमोनिया का चांस बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों में निमोनिया बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी होता है, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी
रिलेटिवली बड़ों की निस्बत कम होती है, जिसकी वजह से नमूनिया जो है वो सीवियर भी सिचुएशन तैयार कर सकता है। और इसके अलावा बच्चों के साथ साथ बूढ़ों को भी इतना ही ख्याल करना है, क्योंकि बूढ़ों में मोस्टली जो स्मोकर हमारे इलाके में देखा है कि फैसलाबाद में स्मोकर बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें डस्ट उनके अंदर जाती है, जिसकी वजह से वो COPD का शिकार हो जाते हैं। और जो COPD के जो फेफड़ों के जिसमें फेफड़े फैल जाते हैं, वो इस बीमारी का शिकार जो होते हैं उनमें भी नमूनिया का चांस ज़्यादा होता है। और अगर उनमें नमूनिया का चांस ज़्यादा हो जाए तो उनमें सांस की बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है और उनका सांस बंद होने लगता है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होने लगती है और उनके फेफड़ों में सांस लेने की सलाहियत कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम खाने की बात करें कि हमें ग़िज़ा क्या रखनी चाहिए इसमें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर्दियों में ग़िज़ा का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना चाहिए। हमें ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ठंडे मशरूबात से, ये हम कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं इससे, आइसक्रीम हमारे लोग बहुत शौकीन होते हैं सर्दियों में, इससे मुकम्मल तौर पे एहतियात करनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि कोई गर्म मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कहवा ले सकते हैं, सूप का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमारी अफोर्डिंग क्लास है वो प्रॉन का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस्म में हीट पिलाने का सबब बनते हैं, क्योंकि प्रोटीन और फैट जब यूज़ करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ सर्दी की वजह से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपको। यकीनन ऐसे है कि जो एहतियात है वो भी ज़रूरी है। सर्दी चूँकि बढ़ रही है तो जिसमें बीमारियाँ भी बढ़ सकती हैं, तो एहतियात जो है वो ख़ुद करें और खाने पीने में भी एहतियात करनी चाहिए। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मैं वार्ड के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर पेशेंट्स भी और कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ होंगे, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं कि जैसे ही मौसम जैसे तब्दील होता है, एक तो ये कि आपके वार्ड में इस वक्त किस किस्म के पेशेंट्स ज़्यादा हैं और सर्दियों में कितने केसेस आते हैं? हमारे वार्ड में आजकल अस्थमा, जिसे आम ज़ुबान में दमा, और सांस की नालियों की दायमी तंगी जो सिगरेट नोशी और हुक्का पीने की वजह से लोगों को होती है, और उसके अलावा निमोनिया और बुखार के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सर्दियों के अंदर इनकी रेशो बढ़ने की एक वजह हवा में मौजूद नमी का जो हवा में मौजूद स्मोग है और फॉग, उसकी वजह से ये ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा सर्दियों के अंदर हमारे पास अमूमी तौर पे दिल के अटैक, फालज, इनके मरीज़ भी ज़्यादा रहते हैं आम गर्मियों की निस्बत, और ये सब अमराज जो हैं अमूमी तौर पे हमारे वार्ड में सर्दियों के मौसम में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, एक खुश सर्दी में यकीनन मेंशन करना चाहूँगी, बारिशें तो 3 दिन हुए कि बारिशें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले लोगों का ये बड़ा खुश सर्दी है, उससे बीमार हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा होता है कि उस सर्दी से बीमारी अलग तरह से होती है, अगर बारिशें हो जाएं तो आप ठीक हो जाते हैं? बारिश होने से ये होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स हैं, मतलब जो लाइक आलूदगी है, वो सेटल डाउन हो जाती है। तो जो आलूदगी होती है वो स्मोक का कॉज बनती है। स्मोक की वजह से एक कांस्टेंट इरिटेशन रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को आजकल ड्राई कफ की, जिसे हम खुश्क खांसी कहते हैं, उसकी अलामत आ रही होती हैं। और ये बात कुछ हद तक ठीक है कि खुश्क सर्दी के अंदर जो खांसी है इसकी रेशो बढ़ जाती है। अच्छा, चलें कुछ ऐसे जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आजकल धूप नहीं निकल रही है। सर्दियों में धूप में बैठना, धूप लगवाना कितना ज़रूरी होता है? धूप में बैठना सर्दियों में ज़रूरी है। अगर धूप के अंदर हमारे जिस्म में विटामिन डी जो है उसकी जो फादियत है वो बढ़ जाती है। हमारे सनलाइट से हमारे जिस्म में विटामिन डी एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जिस्म के लिए अमूमी तौर पर फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि सर्दियों में अमूमन किस किस्म के केसेस आते हैं? अगर आप जैसे आप कहें कि नज़ला ज़ुकाम या बुखार के हैं, तो क्या ट्रीटमेंट उनका किया जाता है? डॉक्टर साहब ने सारी बात तो बड़ी अच्छी की है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर ली जाए कि बाज़ औक़ात जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको सर्दियों में जो सर्दी लग जाती है, हाइपोथर्मिया हम उसको बोलते हैं, कि उनका बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो वो भी अक्सर इमरजेंसी में हमारे पास जो ज़्यादा बुज़ुर्ग आते हैं वो उसके साथ आते हैं। इसलिए बुज़ुर्गों के लिए एडवाइस ये है कि वो गर्म कपड़े में रहें, लिहाफ में रहें, वो ज़्यादा बाहर ना निकलें, सर्दी में ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर वो हमारे पास आते हैं तो फिर हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट है कि हमारे पास उसके वार्म फ्लूइड्स होते हैं, हम उनकी शुगर वगैरह का अच्छा कंट्रोल करते हैं, डाइट अच्छी करते हैं, तो वो अच्छे स्टेबल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आजकल, जैसे आपको भी पता है, कोरोना की वजह से भी कुछ एक खौफ है, हॉस्पिटल्स आने से डरते हैं। अगर उनको ऐसी कुछ छोटी मोटी बीमारी लग जाए जिसको वो ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, तो कुछ वो ऐसा करते हैं कि घर में बैठ के अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? अगर तो अव्वल तो ट्रीटमेंट ऐसा करें नहीं, अगर करते हैं तो क्या करना चाहिए? नहीं, उसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुछ भी करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस में आया है, कुछ चीज़ें रिसर्च के बाद ज़ाहिर होती हैं कि जिन लोगों का गला जितना ज़्यादा खुश्क होता है उनको बार बार गले ख़राब होने की बीमारियाँ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उतना ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप हेल्दी हैं और आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी पी लें
अगर नहीं पी सकते तो ताज़ा पानी भी पी लें। अगर उसका इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो आपको ये गले ख़राब और खुश्क खांसी या वायरल इन्फेक्शन होने का चांस उतना कम है। खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए? खाने पीने में ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन अपना खाना सर्दियों में ज़्यादातर लोग ना पीने की चीज़ें कम कर देते हैं। सर्दी की वजह से उनका लिक्विड इंटेक कम होता है, जिसकी वजह से उनको दिल की तकलीफ़ और फालिज की तकलीफ़ ये सर्दियों में मोस्टली बढ़ जाती है। तो जो रूटीन में वो ले रहते हैं वही काफ़ी है, लेकिन ये है कि अपना जिस तरह गर्मियों में पीने की चीज़ें ज़्यादा ले रहे होते थे वो सर्दियों में यकदम कम कर देते हैं। उसको इतना ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए, वो मुनासिब लेना चाहिए। अच्छा, सर्दियों में हॉस्पिटल्स में रश ज़्यादा होता है या गर्मियों में आप कहते हैं कि तब पेशेंट ज़्यादा होते हैं? ये डिपेंड करता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा आती हैं। हॉस्पिटल में रश तो ऑलमोस्ट हर वक्त ही रहता है, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इस ख़ास माहौल में, इस ख़ास एनवायरनमेंट में होता है। कुछ बीमारियाँ गर्मियों की हैं, कुछ बीमारियाँ सर्दियों की हैं, कुछ सारा साल चलती हैं। कुछ कोरोना का बताएं कि क्या कोरोना केसेस भी आ रहे हैं आपके हॉस्पिटल में? हाँ, अब दोबारा से फिर स्टार्ट होना शुरू हो गया दरमियान में 1-1.5 कि प्रिकॉशंस क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटल में तो ऐसा जिस तरह हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, हमारे पास उसके आइसोलेशन वार्ड्स भी हैं। हम तो उनको वहाँ ईआर में लेते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं। बाकी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट चला रही है, हम तो उनको रिसीव करके उनका इलाज ही कर रहे हैं। हमारे पास प्रिकॉशनरी तो आवाम को चाहिए कि SOPs को फॉलो करें, डिस्टेंस रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और रश वाली जगहों पे ना जाएँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज होल कम्युनिटी की है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ये है कि जब आपको हो जाना है कोविड तो हमने आपका इलाज करना है। आप मुझे बताएं, क्या ओमिक्रॉन वाकई एक डेंजरस वेरिएंट कह सकते हैं कोरोना का? और अभी तक जो रिसर्चेस सामने आई हैं उसके मुताबिक ओमिक्रॉन इज़ अ डेंजरस वेरिएंट, बट वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोटेक्शन। वैक्सीनेशन हमें इससे हिफाजत पर मुहैया कर सकती है। वैक्सीनेशन होगी तो ओमिक्रॉन की वजह से जो होने वाली बीमारी है उसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है, और बाज़ औक़ात वैक्सीनेशन की वजह से कुछ लोगों में बगैर अलामत के भी ये बीमारी गुजर सकती है। वैक्सीनेशन हर हाल में करवानी चाहिए, और वैक्सीनेशन कोविड की प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन का सबसे बुनियादी रोल है। SOPs में मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ जो एज अ होल एज अ कम्युनिटी हमारा करने वाला काम है वो ये है कि हम वैक्सीनेशन को इनकरेज करें। तो आपके हॉस्पिटल में वैक्सीन जिनको लगी हुई है वही आते हैं या कोई स्पेसिफिक आप लोगों ने बनाया हुआ, नहीं लगी तो वैक्सीन करवाएं वो? अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज़ हैं उसके मुताबिक OPD के अंदर अनवैक्सीनेटेड लोगों को किसी किस्म की कोई सर्विस मुहैया नहीं की जाएगी। तो जो हमारे पास अनवैक्सीनेटेड लोग आते हैं उनको OPD में एट द स्पॉट वैक्सीनेशन करके कंसल्टेशन दी जाती है। और उसके अलावा इमरजेंसी में ये सहूलत हर किसी के लिए वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड के डिफरेंस के बगैर, तमीज़ के बगैर अवेलेबल है, क्योंकि जो पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करता है वो तो मोस्टली सीरियस कंडीशन में ही होता है हमारे पास। चलें, ऐसे ही है कि जो एहतियात है वो भी ज़रूरी है, ख़ासतौर पर अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो जो वायरस है वो भी फैलना शुरू हो गया। तो अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद होंगे, मैं उनसे बात करूँगी। तो डॉक्टर मारूफ, चूँकि आपको पता है कि मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है, इससे पहले ये था कि बारिशें नहीं हो रही थी, कुछ सर्दी पड़ रही थी, अब चूँकि बारिशें भी शुरू हो गई हैं, तो बारिशें अपने साथ क्या बीमारियाँ लेकर आती हैं? देखें, जब भी बारिश होती है, बारिश के साथ जो वेदर है उसमें चेंज लाजमी आता है। ठीक है, वो जो वेदर एक्सट्रीम होता है ना, मतलब बारिश के बाद एक्सट्रीम किस्म की सर्दी पड़ती है। सर्दी की वजह से जो ऑलरेडी हमारे जो फ्लू वाले पेशेंट हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार के, या इवन जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, एक्सट्रीम ऑफ एजेस में या बहुत सारे छोटे बच्चे हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो है ना मतलब घरों में हमारे वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनमें जो है मतलब नमूनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें जो है मतलब बाकी जो सांस के रिलेटेड बीमारियां हैं, अगर कोई ऑलरेडी मुब्तला है सांस की बीमारियों में, लाइक एज़मा है, COPD है, दमे की बीमारियों में मुब्तला है, तो ये चीज़ें ना सर्दियों के मौसम में वैसे ही प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो हमारे जो मरीज़ होते हैं जिनमें मतलब जोड़ों के जिनके शिकायत होती हैं, जो जोड़ों के अमराज में मुब्तला लोग होते हैं, तो उनमें जो है सर्दियों के मौसम में जोड़ों के जो अमराज हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो एक और जो सर्दियों के मौसम में एक जो चीज़ आम आवाम को नहीं पता, जो डॉक्टर कम्युनिटी को पता है, वो ये है कि सर्दियों के मौसम में जो है एक्सट्रीम्स ऑफ जब एज आती है, एक्सट्रीम ऑफ वेदर आती है, तो उसमें हमें जो है ना स्ट्रोक के पेशेंट जो होते हैं, फालिज के मरीज़ होते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। इसकी क्या वजह है?
इसकी ये वजह होती है कि सर्दियों के मौसम में जो हमारी नालियाँ होती हैं, मतलब खून वाली नालियाँ होती हैं, उनकी वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो जब वो वेज़ो कंस्ट्रिक्ट करती हैं या नालियाँ आम ज़ुबान में हम कहेंगे तंग होती हैं, तो ब्लड फ्लो जो है वो कंप्रोमाइज़ होता है और इस तरह जो है फालिज के अटैक में प्रेसिपिटेट होते हैं। क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में नोट किया गया है, फालिज के जो अमराज हैं वो सर्दियों के मौसम में अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अदर जो वेदर है, अदर जो मौसम होते हैं उनके मुकाबले में। इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए, इसे बच कैसे सकते हैं? बात हम ऐसे ही सकते हैं कि अगर कोई मतलब पेशेंट्स हैं हमारे, देखें एक चीज़ें हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, दूसरी है हम उसको एहतियात कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रिवेंशन है, एक ट्रीटमेंट है। नमूनिया से बचने के लिए तो हमारा ये है, बच्चों को हम पूरे कपड़े पहनाएं। सर्दियों के मौसम में हमारे बच्चों की आमतौर पे घरों में आदत होती है कि वो जो है सॉक्स उतार के जो है मतलब शूज़ उतार के भागते रहते हैं, वो हम उनको प्रिवेंट करें, कोशिश करें घरों में उनको कर्टेन करें। अगर हमारे पास सहूलत घरों में है, हीटर लगा के रखें, टोपी पहना के, डबल कपड़े पहना के रखें। जो हमारी फ़ीमेल्स हैं बड़ी कोशिश करती हैं, और हमारे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनको उनसे यही रिक्वेस्ट है कि घर से कोशिश करें कि कम से कम निकलें। अगर घर से बाहर भी निकलना है तो अपने आप को प्रॉपर कवर करके, चादर लेके, टोपी लेके या जैकेट पहन के निकलें। ये चीज़ें आ गई। और दूसरा जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको एज़मा है, COPD है, सांस की बीमारियां हैं या वो डायबिटिक्स हैं, वो अमीनो कंप्रोमाइज़ ऑलरेडी होते हैं, तो उनको अपनी जो मेडिकेशन है वो प्रॉपर लेनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि घरों में बंद होने वाली जो आपने बात की, ज़्यादा ना निकलें, बच्चों के लिए भी यही चीज़ है क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी बाहर की हवा भी लगनी चाहिए, सिर्फ घर में बंद करके ठंड से बचा लेना वो ठीक होता है? नहीं, उसमें ये है कि अगर ज़ाहिर सी बात है अगर बाहर भी निकलना है तो बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि उसको एहतियात करें, उसको प्रॉपर कवर करके, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि डबल कपड़े पहनाएं उनको। अगर नीचे वो उनको ज़ाहिर सी बात है हमारे पाँव से, टांगों से भी ठंड चढ़ती है, तो नीचे जो टाइट्स होती हैं, लेगिस होती हैं, वो पहने, और ऊपर से अपना सर जो है ना कवर। मैं ये जानना चाह रही थी कि बाहर की जो इन्वायरमेंट है वो सर्दियों में ज़रूरी किस हद तक है? ज़रूरी जो है ना उसको एक स्पेसिफिक टाइम है, मतलब आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आप अर्ली मॉर्निंग ना निकालें क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है, शाम में, रात में ठंड बहुत ज़्यादा, हवा ज़्यादा तेज़ चलती है। तो अगर आपने बच्चों को कोई सैर व तफरी के लिए लेके जाना है, पार्क्स में लेके जाना है, तो कुछ ऐसा टाइम सेलेक्ट करें, या दोपहर का, या मतलब 1 से 4 बजे तक का, जिसमें बहुत ज़्यादा जो वेदर एक्सट्रीम भी नहीं होता और इसमें थोड़ी बहुत धूप भी निकली होती है, तो वो ज़्यादा जो है भी ज़रूरी है। धूप भी, ज़ाहिर सी बात, अगर धूप निकली हुई है फिर तो बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो एहतियात होगी। इसके अलावा ग़िज़ा में क्या हमें एहतियात करनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए? देखें जो है ग़िज़ा में कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ें तो नहीं है, लेकिन जो मतलब हमारे सर्दियों के मौसम में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, खजूर बड़ी अच्छी चीज़ है सर्दियों में, शहद बड़ी अच्छी चीज़ है, ये इस्तेमाल करें। और बाकी ये चीज़ों इस्तेमाल करते करते ये चीज़ों का ख्याल रखें कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है फैटी चीज़ें हैं या चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उनसे हमने एहतियात करनी है, वो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ें हैं, चिकनाई वाली चीज़ें हैं या घी वाली चीज़ें हैं या मतलब फ्राइड चीज़ें हैं, ये आगे चीज़ें जो है ना आगे जाके ब्लड प्रेशर का भी मतलब वजह बनती हैं, दिल के अमराज का भी मर्ज बनती हैं, और अल्लाह ना करे किसी को फालिज है तो इसके जो है ना सारी चीज़ों का जो है ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें ऐड ऑन करते हैं या पार्टिसिपेट करती हैं। आपसे मैं कोरोना के बारे में जानना चाहूँगी। ओमिक्रॉन जो एक वेरिएंट है वो भी दोबारा से सर उठा रहा है, तो ये एक तो ये डेंजरस किस हद तक है, और दूसरी बात आप केसेस की तादाद कम देखते हैं या ज़्यादा? इसमें यह है कि जैसे 2 साल हो गए कोविड को आए हुए, तो इसके इस अरसे में मुख्तलिफ वेरिएंट आए हैं। अभी ये लेटेस्ट वेरिएंट है, आप ये कह सकते हैं कि ये कोविड ही है, कोरोना ही है, ज़रा मुख्तलिफ है। इसकी एक जो ख़ास बात इससे रिलेटेड वो ये है कि आम कोविड जो पहले हम देख रहे थे उससे ये ज़रा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसकी जो स्टडीज़ की गई हैं उसमें बनिस्बत पिछले वायरसेस की निस्बत ये तेज़ी से फैलता है। दूसरा ये है कि अभी ये कितनी सीवियरिटी करता है, क्या कुछ करता है, उसके ऊपर कोई रिलायबल डाटा मौजूद नहीं है। हाँ, हमें जो पता है वो ये है, जैसे हम शुरू से एहतियात करते आए हैं वही एहतियात हैं कि आपने फासला रखना है, मास्क लगाने हैं, हाथ धोने हैं, ये सारी एहतियातें जो हम शुरू से करते आ रहे हैं वही एहतियातें हैं। और अभी पाकिस्तान में रिसेंटली इवन लाहौर तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे पास इस वक्त कोविड की ये सूरत हाल है कि
400-450 पेशेंट से होते होते ग्रेजुअली जब ये सारी वेव शुरू हुई है तो 16 to 20 पेशेंट थे हमारे पास, लेकिन अभी एक ट्रेंड है ऊपर की तरफ जाने का पेशेंट का, लेकिन वो उतना तेज़ नहीं है जितना कि आमतौर पे देखा जाता है। लेकिन उसमें एक बात है कि जब भी कोई वेव आती है, आप ये अगर अंदाज़ा करें कराची लाहौर की निस्बत हमारे पास फैसलाबाद में कम अज़ कम 2 to 4 वीक्स लेट आती है। आप ये कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर वेव आनी है तो उसका टाइम करीब है हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएंगे, जैसे बाकी शहरों में या दूसरे मुल्कों में उसकी निस्बत महीना डेढ़ हमारे पास लेट आती है, फैसलाबाद में थोड़ा सा डिले करके आती है। लेकिन ये है कि ग्रेजुअल ट्रेंड है पेशेंट्स का, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो इतने ही जा रहे हैं कि 2-4 पेशेंट कल की निस्बत आज ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा इस वक्त पेशेंट नहीं है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें कि जो लोग पहले ही कोरोना के लिए वैक्सीन जो है वो लगवा चुके हैं, क्या वही इस वायरस से इनको बचाएगी, या हम कह सकते हैं कि इसके लिए वैक्सीन जो है वो अलग से होगी? नहीं, अलग से वैक्सीन का तो ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि हमने जो पहले भी जो वैक्सीन आई है अच्छा खासा टाइम लग के आई है। इस वैक्सीन के ऊपर अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है कि कितने लोग कितना % जो है इससे बच सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी इतना डाटा मौजूद नहीं है कि आया लोग इसके ख़िलाफ़ पूरी तरह जो है वो महफूज हैं या नहीं। बाकी ये है कि आपके चैनल के थ्रू भी दोबारा गुजारिश करेंगे लोगों से कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और मतलब एहतियात करें अपनी। उससे ये है कि एक तो हॉस्पिटल्स का लोड भी कम होगा, जैसे आपको पता है कि कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है हॉस्पिटल्स के भी, और लोगों की अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा, कुछ वार्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये ऐसा वायरस है जो थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट कह सकते हैं कि ज़रा तेज़ी से फैलता है। अभी तो फैसलाबाद में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ये जो इसके केसेस ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, आपके कोई ऐसे हॉस्पिटल में वार्ड्स मुख्तस कर दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट भी हो जाती है तो एमरजेंसी बेसिस पे हमारे पास वार्ड्स मौजूद हों? जी, इस तरह है कि इस वक्त हमारे पास 2-3 वार्ड्स हैं जो कोविड डेजिग्नेटेड हैं, जिसमें CCU2 है, एक आइसोलेशन है और एक गायनी का पुराना वार्ड है। अब ये तीनों वार्ड्स के अंदर इतना पेशेंट नहीं है, कुल मिला के 20-22 पेशेंट पड़ा हुआ है, जिस लिहाज से हमारे पास तकरीबन 40 से 45 पेशेंट की गुंजाइश अभी है यहाँ पे। ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे ही डॉक्टर की डिमांड्स के मुताबिक YDA के साथ मिलके डॉक्टर्स जो डिमांड्स करते हैं MS साहब के साथ वो फुलफ़िल करते हैं, टाइमली वार्ड्स भी खुल जाते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि इवन हम ये कहेंगे कि इसको कोविड को जो मसला मेडिकल वाले ज़्यादातर डील करते हैं, लेकिन जब भी पीक आई है हमारे जो सर्जिकल वाले भाई हैं, जो सब स्पेशलिटीज़ वाले भाई हैं, वो सब हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो सब उन्होंने हमारे जितनी बराबर ड्यूटीज़ की हैं। बाकी कोविड से रिलेटेड काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट भी किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से। ये मुतालबा आता रहा है कि जैसे बाकी हॉस्पिटल में कोविड का अलाउंस मिलता रहा है डॉक्टर्स को, वो यहाँ अलाइड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी दिया जाए, वो बातें भी चलती रहीं। और लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर डॉक्टरों का कोई हार्ड स्टैंड नहीं है, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। फ़िलहाल हमारा यही है कि किसी तरह ये सारा कुछ जो है कोविड के दौरान हम स्मूथली सारा कुछ लेके चलें। आप मुझे बताएं। वैक्सीनेशन में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो अभी केसेस आए हैं ना, मतलब ओमिक्रॉन के भी, उसमें बहुत सारे लोग वही थे जिनको वैक्सीनेट नहीं हुए थे, ठीक है। तो मेरी जो अपने नाजरीन हैं या अपनी आवाम से रिक्वेस्ट यही है कि एक तो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट नहीं करवाए वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, और जिनको 6 माह गुजर गए हैं वैक्सीनेशन हुए वो अपनी बूस्टर डोज जो हैं वो लाजमी लगवाएं। और ओमिक्रॉन की बात अगर इन शॉर्ट करें तो उसमें यही है कि इसका जो स्प्रेड है, जो जितने वेरिएंट पिछले थे उनसे उनकी निस्बत ज़्यादा है, ये ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करता है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि मतलब इसकी जो मतलब है, इसकी विरुलेंस है या इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इसके सिम्टम्स हैं, वो दूसरों के मुकाबले में जो है इसकी सेवरिटी जो है वो कम है, स्प्रेड ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं या उसके अमराज शिद्दत है वो कम है। इसकी मेडिकेशन क्या होगी? इसकी मेडिकेशन कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेडिकेशन वही जो पहले चलती थी वही चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे डाटा अवेलेबल नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं है। हाँ, वक्त के साथ साथ जैसे वैक्सीनेशन बन गई है, डाटा करने के साथ कुछ मेडिकेशन आ गई थी, इसकी भी वक्त के साथ साथ उम्मीद बढ़ी है ये कि वो भी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम, जैसे मैंने पहले आपसे सर्दी से मुतालिक कहा था कि ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, चूँकि ये एक ऐसा वेरिएंट है जो कि फैल भी रहा है, इसमें भी ख़ास तौर पर कोई ऐसी डाइट लेनी चाहिए या आप उसमें सही रहेंगे? देखिए, डाइट ओवरऑल इम्यूनिटी बेहतर करें, ठीक है। जो हमारे जो लोग हैं, यंग लोग हैं, वो तो अपनी अच्छी डाइट रखें, उससे बेहतर आ जाएंगे। जो हमारे एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में हैं, जो हमारे बच्चे हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो ऑलरेडी जो कुछ किसी और किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं, क्रोनिक एलिमेंट्स में हैं, गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, मतलब जिगर के अमराज में मुब्तला है, तो अपनी रेगुलर डाइट के साथ, रेगुलर मेडिकेशन के साथ अपनी जो खुराक है उसमें रेगुलर जो है मल्टीविटामिन ऐड करें,
कैल्शियम ऐड करें, विटामिन डी ऐड करें, ताकि इम्यूनिटी को बूस्टर ऐसे लें जो इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए, तो उससे हम उम्मीद बढ़ी है कि अल्लाह पाक जो करम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। यकीनन ऐसे है कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि एहतियात लाजमी की जाए। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद है MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल हबीब बुट्टर साहब। मैं उनसे बात करूंगी। हबीब साहब, आपको भी पता है कि जिस तरह से अब मौसम जो है वो तब्दील हो गया है, काफ़ी ठंड हो गई है, तो आपके हॉस्पिटल में जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर किन बीमारियों में मुब्तला होते हैं? देखिए, ये जो मौसम है ना, मौसम बच्चों की सेहत पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो सर्दी का मौसम है ना, इसमें हमारे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसको हम ARI बोलते हैं, उसके मरीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं OPD में। और नमूनिया भी काफ़ी ज़्यादा, छोटे बच्चों में नमूनिया बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो नमूनिया के केसेस आ रहे हैं। फिर गैस्ट्रो के केसेस हैं, जो मैदे की और जो अंतड़ियों की बीमारियां ना, उसके केस, क्योंकि ज़ाहिर है वो खुराक भी पूरी तरह से सही इस्तेमाल नहीं करते वो, तो कोई फास्ट फूड ले लिया, गैस नहीं आ रही, घर में खाना नहीं बना, बाहर से मंगवा लिया, या वो रेडी से कोई चीज़ बच्चे ने लेके खा ली, तो उसमें ये कि फिर मैदे की तकलीफ़ भी हो जाती है उनको ज़्यादा। और साथ में जो है मेन जो है वो अभी इसके गुर्दों के मरीज़ आने शुरू हो गए ज़्यादा बच्चे। मैंने देखा है कि इस दफ़ा हमारे गुर्दों के मरीज़ बढ़े हैं जो, और वो उसकी वजह यही फ़ास्ट फूड और ये बेवरेजेस जो पेप्सी कोला और कोक है, यही है। तो उसमें ये है कि अगर देखें, मौसम तो ज़ाहिर है अल्लाह के दिए हुए सारे मौसम है, उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन उसको अब केटर करना अब हमारा वालिदैन का और डॉक्टर्स का काम है। बता हम देंगे, अमल उस पर वालिदैन ने करना है। बच्चों को सर्दी से बचाएं। देखें, सुबह के टाइम पे जब बच्चा बाहर हम निकाल देते हैं, अगर उसके पाँव में शूज़ नहीं होंगे तो उसको ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वेटर उसका डालना चाहिए लाजमी। बस होते हैं कि वो कोट पहन लिया और निकल गए, तो उसमें से नहीं, बच्चों के लिए वो नहीं ठीक है, स्वेटर पहनना चाहिए। उसके बाद साथ में उसको जो है बच्चों को जो डाइट उनकी प्रॉपर देनी चाहिए। अब आजकल अंडा ज़रूर दें बच्चों को, दूध दें, शहद है वो मिला के दें उसमें, और अपना जो है अपना गोश्त वाली चीज़ें, यखनी वाली चीज़ें, गोश्त, यखनी, सूप, ये दें। और कोशिश करें कि ना अपनी हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है ना वो बच्चा वो ले, तो उससे काफ़ी बेहतर फ़र्क होगा। और ये बाज़ारी चीज़ें जो है ना, ये टोटली बंद करें बच्चों की। ये जो तो इससे यकीनन ये है तो सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस कैसे हम लोगों को दें, क्योंकि बच्चे बाज नहीं आते हैं, पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते हैं कि अगर बच्चे ने कोई चीज़ मांगी है तो वो उसको दे देते हैं। देखिए, उसमें ये है कि मैडम सदफ, बात ये है कि ये अब हम पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे, वालिद वालदा के, कि वो बच्चे की सेहत चाहते हैं या उसकी ज़िद के आगे अड़ना चाहते, कहीं फ्लैट होना चाहते हैं। ज़िद तो बच्चे ने करनी है। अब बच्चा कहे कि मुझे जहाज़ ले दें, तो वहाँ आप जहाज़ तो नहीं लेके दे सकते, लेकिन वो पापड़ियाँ ज़रूर ले जाएगा 5 या 10 रुपये की, जो उसको वो सलंटियाँ और पापड़ियाँ जो एक, और वो एक किस्म का वो इरिटेंट है। जब वो बच्चा खाता है तो उसकी ज़ुबान से लेके उसकी जो गले वाली सारी खुराक वाली नाली है, इरिटेंट है, वो इरिटेंशन करके तो उसको वो खांसी शुरू हो जाएगी। जब खांसी थोड़ी सी शुरू होगी, जरासीमों को मौका चाहिए कि थोड़ी सी उन्हें जगह मिले, वो अपना एक्शन काम शुरू कर देंगे। अब चल वायरस फैला हुआ है, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं बेशुमार हैं, तो वो उसमें वो होएगा कि उसको टाइम जगह मिल जाएगी, वो हमला कर देगा। मुदाफ़त पहले ही कम है बच्चों में, क़ुव्वत मुदाफ़त तो है ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है ये बाज़ारी खुराकें खा के वैसे बच्चे। फिर मदर फीड का आजकल बहुत ज़्यादा हम तो बाहर कर रहे हैं कि मदर फीड जो है ना वो देनी चाहिए, लेकिन मदर फीड का कोई इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। माएँ दूध नहीं पिला रही बच्चों को, या पता नहीं, मैं तो अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, पता नहीं कुदरत ने ये छीन लिया उनसे कि नहीं आपने पिला ही नहीं सकते। मैंने नहीं देखा किसी को, बहुत कम हमारे इधर आती हैं तो 30% ज़्यादा माएँ नहीं है जो बच्चों को दूध पिलाती, 70% आर्टिफिशियल दूध। अब जब इसने आर्टिफिशियल दूध पीना है, उसमें फिर कितनी इम्यूनिटी आए? माँ के दूध की तो इम्यूनिटी उसको मिलेगी सारी, उसको तो वो सारी उम्र के लिए चलेगा। उसका जो है वो उसकी एंटीबॉडीज जो माँ की हैं, उस दूध की, माँ के दूध से आती हैं, वो करेंगी, बीमारियों को केटर करेंगी। तो छोटे छोटे जो जरासीम आएंगे, वो उनको जो हेल्दी जरासीम जो जिस्म को चाहिए भी, तो वो उनको जो है वो अपना मदद देगा उसमें, जो ब्रेस्ट मिल्क है। तो वो एक तो माएँ बच्चों को दूध पिलाएं 2 साल तक कम अज़ कम, कोशिश करें जितनी भी कर सकती हैं, मैक्सिमम अपनी ट्राई ज़रूर करें, बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में है।
तो दूसरा ये कि डाइट जो है ना बच्चों को उन्होंने रोकना है। बच्चे को अगर टेस्ट ही बच्चे का अगर हम घर वाली खुराक पे लगा देंगे ना, ये अच्छी करते हैं, कई मैं फैमिलीज मैंने देखी हैं, चूरी बनाते हैं तो वो बच्चों को देते हैं, वो बच्चे लगे हुए उस पर, अंडा देते हैं मैश करके, ये सेब मैश करके दे दिया, फ्रूट मैश करके दे दिया, केला मैश करके दे दिया। अब छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो 6 मंथ से अबव है, कीमा है वो उसको मैश करके अच्छी तरह से बॉयल करके मैश करके बगैर नमक मिर्च के वो थोड़ा सा दे दिया, तो उसमें फिर वो उसको डाइट मिल जाएगी, खाते हैं बच्चे। लेकिन जब माँ चाहेगी कि मैं थोड़ी सी इजी हो जाऊँ, तो फिर वो तो यही करेगी कि वो तो बेटा चिप्स का पैकेट लाया, तो वो तो बेटा ले आएगा बेटा, उसके लिए कोई इशू नहीं चिप्स का पैकेट लाना। और वो ही है, फिर वो एक इरिटेंट भी है, उसकी हाइजीन का कोई पता नहीं है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, कैसे तैयार हुआ है। वो आलू अब अगर बनानी है चिप्स घर बना कर दें, उसको आलू ही काट लें ना, 2 आलू काटें, उसको आलू वो उसको फ्राई करके दे दें, वो खा लें। ठीक है, कुछ मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि आपके हॉस्पिटल में यकीनन बच्चे आते हैं, केसेस आते हैं, तो इनकी जो तादाद है वो सर्दियों में आप कह सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ऐसे होता है कि बच्चों को उस तरह से कवर नहीं किया जाता, बाहर लेके जाते हैं, ठंड लग जाती है, गर्मी में वो उस तरह से चांस नहीं होता, तो क्या सर्दियों में केसेस ज़्यादा होते हैं? अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा इसमें ना है स्टैटिस्टिक थोड़ा सा डिफरेंट है। पेशेंट तो अब हमारे सर्दी गर्मी एक ही आ रहे हैं, 1,500 से 2,000 पेशेंट डेली आ रहा है ओपीडी में, और 300 से अबव एमरजेंसी डेली आ रही है, वो आती है। लेकिन गर्मियों में पेशेंट ज़्यादा होता है, वो इसलिए कि गर्मियों में ज़ाहिर है एक तो थोड़ा सा दिन लंबा होता है, बच्चे को टाइम मिल जाता है बाहर फिरने का, और बाहर वो जो खाने का, और गैस्ट्रो के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं गर्मियों में। सर्दियों में जो है वो पेशेंट वो थोड़ा सा स्टेटस चेंज होती है कि ये जो है ना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी, ये ज़्यादा पेशेंट आते हैं, और इसके जो है नमूनिया के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। उसमें फिर जो मैदे के मरज़ हैं वाले हैं वो थोड़े निस्बतन कम होते हैं, कम नहीं होते। ओवरऑल वेदर से मुतासिर पेशेंट्स कम होते हैं, बाकी पेशेंट ज़्यादा होते हैं? बाकी पेशेंट ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वेदर से जो मुतासर है मरीज़ वो तो ज़ाहिर है। तो इसका यही मेरा तो एक मशवरा, मैं तो माओं को मशवरा हमेशा देता हूँ कि देखें जी, बच्चा आपका है, संभालना आपने है, जहन से निकाल दें कि कोई बंदा दूसरा जो है ना वो उसका उस तरह से केयर, इवन डॉक्टर भी जो है अस्पताल में बैठे वो भी उसको केयर कर ही नहीं सकते, जो माँ केयर कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर माँ ही नहीं केयर कर रही तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है वो दूसरे बंदे से कि वो उसके बच्चे की केयर करेंगे। बीमारी वो लेके आती हैं तो जाहिर है उसमें प्रॉब्लम तो फिर होएगा। अच्छा, कुछ कोरोना की बात करेंगे, लेकिन शायद ये कोरोना जो है वो जैसे बड़ों को लग जाता है, ख़ासतौर पर जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं उनको जल्दी, बच्चों को भी लगता है? अच्छा, वैसे ये मैडम साहब मैंने देखा है कि पिछले दफ़ा भी जो 2-3 लेयर्स आई थी, वेव्स आई थी इसकी कोरोना की, तो बच्चों में नहीं कोई पेशेंट रिपोर्ट हुआ। 2 से 3 पेशेंट रिपोर्ट हुए थे जो जिनका फिर भी PCR जो पहली दफ़ा एक दफ़ा पॉजिटिव आ गया था, तो पहली 3 डेज़ के बाद ही नेगेटिव आ गया था। तो उसमें कोई यानी ना कोविड का देखा गया है कि बच्चों में इसका बहुत ही कम चांसेस हैं। जो केसेस आए थे वो किस एज में, आप कह सकते हैं किस एज के बच्चे? वो एक बच्चा तो 1.5 साल का था, एक कुछ 6 माह का था, इस किस्म का था। लेकिन उनमें ये नहीं था कि उस कोविड पॉजिटिव कन्फर्म उनको कह सके, कन्फर्म सस्पेक्टेड केस थे, कोविड सस्पेक्टेड केस, तो उसमें बच्चों में ये इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन है सही, लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, चिल्ड्रन लाहौर में कोई 20 केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो बाकी मेरा ख्याल इधर तो फैसलाबाद में तो नहीं। अगर बच्चों को ये वायरस हो जाता है तो बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ों को तो हम कह सकते हैं कि वो डाइट में कुछ एहतियात करें, बच्चों के लिए एहतियात क्या होगी? बच्चों के लिए उनकी इम्यूनिटी बढ़ाए, दूध, अंडा, ये गोश्त, प्रोटीन डाइट्स, बस। उनके लिए कोई मेडिकेशन भी हो? मेडिकेशन इसकी है ही कोई नहीं। मेडिकेशन तो सिंपल है ना कि अगर आपको फ्लू हो गया तो उसको दे दें, वो पैराडोल वगैरह दे दें, या कुछ हल्की अगर इन्फेक्शन होगी तो एंटीबायोटिक दे दें। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इसका कोई एग्जैक्ट कोविड का ट्रीटमेंट प्रॉपर तो अभी तक नहीं कोई है ना। इसको सिर्फ आप ये कहेंगे जो 20 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं ये कोरोना के हुए, या इसका जो नया जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन वो भी कहेंगे? मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो अभी नहीं है कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, अभी तो एक भी नहीं हुआ। जो अब की जो वेव आई है ना, इसमें तो कोई बच्चा आया ही नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो पहले जो 3 वेव्स आई है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछली 3 वेव्स उनकी बात। अच्छा, बच्चों के लिए स्पेसिफिक एहतियात क्या कहेंगे इस वायरस से? अव्वल तो आपने कहा कि बच्चों में कम है, लेकिन अगर केसेस कुछ रिपोर्ट भी हो रहे हैं उनके लिए एहतियात क्या है? कि बच्चों एहतियात वही है जो बड़ों के लिए है। मास्क शास्क तो वो पहन नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा उनको अगर किसी को खांसी है घर में
किसी को फ्लू हुआ है, किसी को कोई बुखार हो रहा है, तो कोशिश करें कि बच्चे से ज़रा दूर रहे, कुछ 6 फुट का फासला रख के बैठे ना। उसको बच्चों को एक तो बच्चों को चूमना बंद करें, ये जो एक हमारा एक है मिथ है, उससे ज़ाहिर है जाते हैं ज़रा से। तो ये कि थोड़ा सा उससे फासला रखें, 6 फुट का फासला हो तो ये वायरस जाता ही नहीं। चले हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन ऐसे कि हर बीमारी की जो एहतियात है वो हमने खुद करनी है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, एहतियात करेंगे तो किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।